ठीक है, अगर आप वाकई फौजी बनना चाहते हैं, अगर आप दिल से फौज में जाना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिशियंस के बहकावे में आते हैं, विद्रोह करने के लिए आमादा हैं, उसके तरीके बदल दीजिए। आप अपनी बात शांति से रखिए, अपने घर में आग ना लगाइए, अपने घर में तोड़फोड़ ना करिए, ये आपका घर है, सुरक्षित रखिए। समझ में अच्छी तरह आता है कि ये लोग कहीं माल में जा करके चौकीदारी करेंगे, ज्यादातर लोग, या ऐसे ही प्राइवेट बॉडीगार्ड किसी के बनेंगे, किसी गुंडे बदमाश के, ज्यादातर ऐसा ही काम ये करेंगे। हाँ, कुछ चले जाएंगे बीएसएफ में, चले जाएंगे कुछ उसमें चले जाएंगे, लेकिन खतरनाक स्थिति ये है कि ये जवान बच्चे जो ट्रेंड है हथियार चलाने में, अगर गलत हाथों में चले गए तो ये आग लग जाएगी देश में। विकास की जब हम बात करते हैं, विकसित होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा पैरामीटर है सर, और देश की सुरक्षा से ही इन्वेस्टमेंट है, देश की सुरक्षा से सब कुछ। इजराइल बहुत छोटा सा देश है और हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बाद भी वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की बदौलत इतना डेवलप नेशन है और जहां को खड़ा है आज। सिंपल सा एड्रेस है, बिल्कुल यंग होनी चाहिए फौज, बट इसकी एज बिल्कुल 4 साल नहीं हो सकती है। इसको मैं कहीं से भी नकारता हूँ, पूरी तरह से ये गलत है। और मुझे लगता है कि फौज इन्वेस्टमेंट की जगह है, क्योंकि मुझे लगता है जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज जान की कीमत लग रही है इस देश में, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। सर मैंने यही पॉइंट है, कल हमारा डिस्कशन सर का यही था इसी बात को लेके कि भाई ये रिटन टेस्ट दोबारा नहीं देने जाएंगे। आप फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे आप इनकी सीटें रिजर्व रखिए, वहां पे यहाँ से रिलीज होते हैं और वहां जाके बाकायदा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सर क्वालिटी और स्किल्ड मैन पावर है। इस स्किल्ड मैन पावर को हम कहाँ भेजना चाह रहे हैं? सर पीएलए को आप फॉलो करने जा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन और अपनी पॉलिटिकल सिचुएशंस को आपने कंपेयर किया कभी ऑन ग्राउंड? हमारे यहाँ एक लड़का अगर फौज में जाता है तो उसका पूरा परिवार उससे चलता है ग्रामीण क्षेत्र में, और इससे अनजान कोई नहीं है सर। जनरल साहब से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के हर किसी को पता है, क्योंकि डेड बॉडी हर गांव में आती है, आपको भी अच्छे से पता है सर। ठीक है, उस चीज पर ध्यान क्यों नहीं देते ये लोग? और दूसरी चीज सर, अगर आपको करना है, सबसे बड़ा जो मसला आएगा, इन्फेंट्री में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, आर्टिलरी में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्लोज कॉम्बैट, आप जितने भी जनरल साहब उठा करके देखिए साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इन्फेंट्री बैकग्राउंड, इन्फेंट्री वाले ही सबसे ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। और पहली बात ये ध्यान रखिए कि फौज का अपना कोई घर नहीं होता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सिविलियंस ने बांध रखा है, या बाहर का बंटवारा है, ये सिविल पॉलिटिशियंस का बंटवारा है। फौज किसी को नहीं बांटती है, फौज का सिर्फ एक घर होता है, हिंदुस्तान। तो बिल्कुल एक जीत स्थापित हो चुकी है और दूसरे जीत की तैयारी है। वाकई में सबसे पहली जीत आपने स्थापित कर ली है 21 से 23 साल की एज। बट इसी क्रम में अगर हम बढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली हम अगली जीत भी स्थापित करेंगे। बिल्कुल गांधीवादी तरीका होगा, अहिंसा ही तरीका होगा, जिस माध्यम से हम बढ़ेंगे और चीज़ों पे जीत स्थापित करेंगे। सबका मन उदास है इस विषय को लेकर के, और मुझे लगता है जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस विषय में समझ में भी आना चाहिए कि आखिर कितना ये दुख का विषय है। आज हमारा युवा सड़क पे आ गया है, आज उसको इस प्रारूप में जाना पड़ रहा है। ये सच है कि हम इस बात को कह सकते हैं कि वो उग्र हैं, वो गलत हैं, बट सच तो ये है कि हमें पता है कि उनको उग्र कौन बनाया और इस हालात में वो क्यों आए हैं। ज़रूरी है इस विषय को गंभीरता से लेने का, ज़रूरत है एक बार ये समझने का कि आखिर वो किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आज 60 to 70 कैंडिडेट्स को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। क्या ये 2 साल का जो एज का क्राइटेरिया था, ये एक दिन पहले नहीं बताया जा सकता था? शायद यही वजह हो कि उन्हें लगा हो कि हम एज ओवर हो चुके हैं, इस वजह से उनके मन की ये दशा हुई हो और उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। एक छोटी छोटी सी मिस्टेक, शायद ये एक स्टेटमेंट केवल कितने परिवार की जिंदगियों को बचा सकता है, कितने माँ बाप के लाडलों को जिनको पाल पोस के इतने अथक प्रयास के बाद वो तैयार करते हैं और उनको उन्होंने खोया है, आज उनकी मनोदशा कैसी होगी। शायद ये खबर एक दिन पहले आती तो शायद उनमें से कई बच्चों को बचाया जा सकता था। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को बचाया जा सकता है एक सही कम्युनिकेशन को मेंटेन करके। बट साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने जल्दी डिसाइड किया, हर जिले में अपॉइंट किया उन्होंने एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए। जहां आप जाएं अपने ज्ञापन को दें और अपनी बातों को रखने का अधिकार रखें। ये सच है, लड़ाई तो है, बट इस लड़ाई को हमें कानूनी प्रक्रिया में ही लेके बढ़ना है और जो एक तरीका है अपनी बात को पहुंचाने का, उसी तरीके से बढ़ना है। और आप फौजी हैं, मुझे पता है बच्चा दिल से, आप हर चीज़ को उसी प्रक्रिया में लेके चलेंगे और आप जीत स्थापित करेंगे। इन सारे मसलों पर आज एक बृहद डिस्कशन है और ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब दिल से आपके साथ हैं बेटा, और बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कि आप
बिल्कुल शांति के साथ चलें और अपनी जीत को स्थापित करें। आज हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं आर्मी से कैप्टन एसके सर और बिल्कुल एयरफोर्स से विंग कमांडर केपी ठाकुर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आई नो बहुत सारे पैनल चल रहे हैं, न्यूज़ पैनल पे डिस्कशन चल रहा है और बहुत सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर व्यू, देयर ओपिनियंस। आई नो सब कोई व्यू एंड ओपिनियंस ही दे रहे हैं जहाँ चीज़ों को बिल्कुल गलत ठहराया जा रहा है। सर हमने बड़ा ऑनेस्टली कहूँ मैं तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जितने भी हमारे टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली चाहे वो आर्मी से थे, नेवी से थे, एयरफोर्स से थे, कहीं ना कहीं उनका भी मन उदास था। अंदर अंदर सबको लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये बात केवल एक जॉब की नहीं थी, ये बात एक ऐसे जज्बात की थी, एक ऐसे पैशन की थी जो मुझे लगता है कि पूरे देश को गर्व से हमेशा पिरोता रहा है। उसमें आज इस तरह की मानसिकता को इन्वॉल्व करना केवल ये कारण देके कि हम देश में फिनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि एक फौजी जब फौज में जाता है सर ना तो अपना वो जीवन दे देता है ओवरऑल और उसके अंदर वो जज्बा है। तो आज सर आप सबके भी मैं व्यू लेना चाहूँगा और ऑब्वियसली एक सटीक सजेशंस भी चाहूँगा कि आखिर ये क्या है ओवरऑल, गवर्नमेंट अब आगे स्टेप पे क्या करेगी और किस तरह इसको देखते हो। सबसे पहले कैप्टन एसके सर आप प्लीज़ कुछ बताएं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस। सर बिल्कुल जायज़ बात है, डिसीज़न तो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, रिफॉर्मेशन चाहिए, हम उस स्टेज में हैं, 2022 में रिफॉर्मेशन होता है और टाइम टू टाइम आर्म फोर्सेज में हमेशा हुआ है। सवाल ये है कि सर एक डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है और उसको एक दिन बाद उनको बदलना पड़ जाता है, इसका मतलब है वो डिसीज़न पहले क्यों नहीं सोचा गया, है ना। तो अगर बिना सोचे समझे ये डिसीज़न था, ये मान लिया जाए फिर इसको। और ऐसे अभी लूप होल्स बहुत सारे बाकी हैं इसके अंदर। जितने दिन से आप ये 2-3 दिन से आप डिस्कशन सुन रहे होंगे, सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये हाँ और ना की लड़ाई है, बीच का रास्ता कोई नहीं ढूंढ रहा है। रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है सर। तो अगर ये रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कैंडिडेट्स की तरफ से ये रास्ता सुझाव दिया जा रहा है कहीं से कोई, और ना ही गवर्नमेंट कोई नए पहलू पर बात कर रही है। प्राइम रिक्वायरमेंट इज़ कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे तो आप बाकी चीज़ों की तरफ भी गौर करिए एक बार। सर पॉलिटिशियंस के पास अपनी पेंशन है, आप फौज की पेंशन रोकना चाह रहे हैं बस। पॉलिटिशियंस के पास पेंशन है, ये क्यों है सर? सिलेक्टेड और इलेक्टेड का डिफरेंशिएशन नहीं किया इन्होंने कभी भी। एक सिलेक्टेड आदमी की पेंशन आप रोक दे रहे हैं और एक इलेक्टेड आदमी की पेंशन आप हमेशा बना के रखे हैं, ऐसा क्यों है? इलेक्टेड की तो बेसिकली सैलरी भी नहीं होती है, बिल्कुल, है ना। और वो 5 ईयर्स के लिए ही इलेक्टेड है, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड है। और जिसने अपना पूरा जीवन देना है उस यंगस्टर को आप 25 साल में बेरोजगार करके वापस छोड़ देंगे। आपने उसके रीसेटलमेंट के बारे में क्या सोचा था, वो कहीं से कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं आया। ठीक है, ये शायद डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि अगर रीसेटलमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज क्लियर की होती यंगस्टर्स को, तो शायद इतना ज़्यादा आंदोलन नहीं आता लोगों के अंदर। राइट सर। अब पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सर जैसे एक पॉजिटिव निर्णय तो आ चुका है, बट चलिए उससे पहले थोड़ा सा ओपिनियन सर का भी मैं लेना चाहूँगा। सर किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को ओवरऑल और क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दिस ऑल स्टार्टेड विद कि पेंशन किसी तरह से कम करनी है, पैसा बचाना है सरकार का, कि आर्मी एयरफोर्स नेवी के लोगों को इतनी ज़्यादा पेंशन न देना पड़े। एक ये मुद्दा था, और दूसरा दे वांटेड टू रिड्यूस द एज ऑफ सोल्जर्स। ये दो मेन मुद्दे थे। ठीक है, रिड्यूसिंग द एज जहाँ तक बात है इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं पेंशन नहीं देना चाहता हूँ इसलिए मैं 4 साल की सर्विस करूं, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। थोड़ा इसको डिटेल में जाके देखेंगे तो जैसे कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, यानी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं। दूसरा, अब 4 साल में 90 दिन की छुट्टी है। अब देख लीजिए छुट्टी कितनी दिन हो गई और वर्किंग टाइम उसके पास कितना है। तो इतने दिन में आप क्या यूटिलाइज करने जा रहे हैं? हाफ ट्रेंड आदमी को, एक सैनिक ट्रेंड तब होता है जब वो 2-3 ऑपरेशन में भाग लेता है, जब वो 2-3 एक्सरसाइज में भाग लेता है, तब जाके वो फुली ट्रेंड सैनिक होता है। सैनिक बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। एग्जैक्टली, और ये केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं सर, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। दूसरी बात अब सोचिए, कुछ जो विभाग हैं अपनी सेना के, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी की ईएमई है, सिग्नल्स है, दीज आर हाईली टेक्निकल फील्ड्स। अब इसमें टेक्निकल वाकई बनने में ऐसा तो है नहीं कि आप
कोई इंजीनियर भी ऐसा नहीं होता होगा कि 4 साल की ट्रेनिंग की है इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के एकदम उसने आविष्कार कर दिया कोई नई चीज का। ऐसा तो होता नहीं। यहाँ हम टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। मैं टेक्निकल अफसर रहा हूँ बहुत लंबे समय तक एयरफोर्स में। हमने टेक्निकल जिंदगी जी है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद काफ़ी लंबा समय लग जाता है आपको एक टेक्नीशियन बनने में, और वो पीरियड 10 साल का है। 10 साल तक तो आदमी समझता है। मैं भी जहाज़ों पे बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन जब मैं 10 साल तक काम किया तब मैं जहाज़ों का नर्वस सिस्टम समझा। और मेरे ही जैसे काफ़ी लोग हैं कि 10 साल में भी नहीं समझते, और 10 साल से नीचे का पीरियड नहीं है कि किसी को आप सही सैनिक बना सकें। अच्छा, एक सरप्राइजिंग पार्ट भी है सर, जैसे एयरफोर्स को स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं सर, 28 मंथ की ट्रेनिंग अभी तक थी शेड्यूल एक्स ग्रुप के लिए सर। 22 मंथ की ट्रेनिंग हम प्रोडक्ट करते थे सर वाई ग्रुप कैटेगरी के लिए। 28 महीने को सर सीधा 6 महीने पे लाना, इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल सर? यू आर प्रोड्यूसिंग डट्स। 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके आप जस्ट डट्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। टेक्नीशियन थोड़े प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सोल्जर, नॉर्मल सोल्जर भी इन्फेंट्री के आप 6 महीने में नहीं प्रोड्यूस करने जा सकते। नहीं कर सकते। हर साल 90 दिन की छुट्टी उसकी है। राइट। बाकी शायद ही 5 साल की सर्विस तक आर्मी में भी सर अच्छी तरह जानते हैं, जब 5 साल 6 साल तक की सर्विस रहती है तो उसको जो सीनियर्स हैं रिक्रूट्स एड्रेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। दे कॉल देम रिक्रूट्स, क्योंकि अभी तक वो सिंक नहीं हुआ है उसके दिमाग में। एनीवे बहुत विद्वान लोग हैं जो ऐसा सोचे होंगे, और ये विद्वान लोग जैसे मैं समझता हूँ वो कौन विद्वान लोग हैं, वो IAS अफसर लोग हैं, और वो लोग हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए। हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं, दूसरी मिनिस्ट्री में भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं। और दूसरे लोग जो कभी हथियार टच नहीं किए, जो कभी सीमा देखे नहीं, लड़ाई केवल फिल्मों में देखे, ऐसे लोग सलाह देते हैं। और फौज का क्या है साहब, फौज जो है सिंहासन का हुक्म ओबे करती है। सलाह देने वाले तो ये हैं जो कान में लगे हुए हैं। राइट। सेनापति सिंहासन का हुक्म ओबे करता है। और मैं जानता हूँ 38 साल मैंने सर्विस किया है सेना में, मैं जानता हूँ कोई सरकार सेना की सुनती नहीं। अगर सरकार सेना की सुनती होती तो 62 नहीं हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसे समय में कि आपके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, यू हैव टू डिग अप द हिल्स। अच्छा, और तब आप रिफॉर्म करने जा रहे हैं। राइट सर। जैसे आज का मुद्दा है, हमारा जो उद्देश्य है सर वही है कि हम, ऑब्वियसली आपने कहा कि सर ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बट हमारा पर्पज ये भी है कहीं ना कहीं सर कि हम गवर्नमेंट तक वो सुझाव एक्चुअल में पहुँचाना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। शायद बच्चे हम सबको सर अप्रोच इसीलिए करते हैं, फॉलो इसीलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो उनके मन की बात है एटलीस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर आके वो बात रखी जाए। और सर सब बात रखेंगे तभी चीज़ें सही डायरेक्शंस में जाएगी। लोगों को सपोर्ट करना या अपोज करना हमारा प्रोस्पेक्ट ये बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रोस्पेक्ट है सर जो सही बात है, जो बच्चों के हित में है, देश के हित में है, फौज के हित में है, समाज के हित में है, हर हित में है, उस बात को यहाँ लाना हमारी जिम्मेदारी है और उसी के पर्पज़ को हम ला रहे हैं सर। जैसे कि एक तरफ से पूरी तरह से डिनाई है, कल भी सर काफ़ी विध्वंस रहा, जैसे कि बिहार में देखने को मिला कई जिलों में, और बच्चों का विध्वंस लोगों को वो दिखाई दे रहा है सर। बट मुझे लगता है सबसे बड़ा विध्वंस था जब बच्चे जो है घरों में सर सुसाइड किया और वो मरे। सबसे बड़ा जो खतरनाक विध्वंस है समाज के लिए वो सर ये है। तो मुझे लगता है कि हम देश के लिए एक फौजी गंवा रहे हैं सर, जो जज्बे से, जुनून से, बिल्कुल वो अंतरात्मा से बने हुए, उनको फौज ही फौज जाना है सर। क्या सर सुझाव होगा इसमें बच्चों के लिए, कितना सही तरीके से क्या करें वो? बिफोर वी कम ऑन टू सोल्यूशन, पता है 2 चीजें मेरे को जो बहुत खराब लगी इसके अंदर। सर हमने पहली शॉर्ट सर्विस कमीशन 1963 में प्रमोट की थी, है ना, आफ्टर 62 वॉर। सर 62 में आप शॉर्ट सर्विस लेकर के आए थे और वो 5 साल के लिए लेकर के आए थे, जो आज की डेट में 14 साल हो चुकी है। ठीक है, 62 में आप 2022 इतने सालों बाद, 60 साल बाद दूसरी शॉर्ट सर्विस लाते हैं, वो 4 साल की आ जाती है। वो कैसे पॉसिबल है सर? क्या दिमाग लगाया है, किसने दिमाग लगाया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज सर, आज तक कोई भी चीज फौज के अंदर, आप यूनिफॉर्म भी होती है या कोई भी चीज होती है सर, बिना ट्रायल्स के नहीं आई है। कोई वेपन भी बिना ट्रायल्स के नहीं लिया गया। इसको क्यों नहीं ट्रायल्स में लाया गया? आपने डायरेक्ट इसको कमीशन कर दिया बिल्कुल आकर के, कि आपने हुक्म सुना दिया कि हाँ जी आ जाइए आप और 4 साल करके आ जाइए वापस।
इसको ट्रायल्स में डालना नहीं जरूरी था। सर आप देखिए कमीशन रैंक में डेनोवे सिस्टम आज से 12 साल 13 साल पहले तैयार हो चुका था इंडिया के अंदर। इंडियन मेड सिलेक्शन सिस्टम सर, कितने सिलेक्शन बोर्ड में इसको ट्रायल्स में डाला गया और उसके बाद हम उसको सक्सेस नहीं मानते हैं। आज तक हम पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। यही चीज फिर वहां भी लागू होती थी सर कि आप बिना ट्रायल्स के डेनोवे सिस्टम अप्लाई कर देते, क्यों नहीं किया गया वो चीज? तो मसला ये है सर। एक चीज जस्ट एक्सक्यूज मी, एक चीज हमें बड़ी खतरनाक लगती है कि इस उम्र के बच्चों को हाफ ट्रेन करके थोड़े दिन रख करके और इधर उधर के थोड़ा काम करा करके आप जस्ट जॉब मार्केट में सिविल में छोड़ रहे हैं। कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि इनको वो जॉब देगा, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। बिल्कुल सर। प्राथमिकता, हाँ प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में अच्छी तरह आता है कि ये लोग कहीं माल में जा करके चौकीदारी करेंगे, ज्यादातर लोग, या ऐसे ही प्राइवेट बॉडीगार्ड किसी के बनेंगे, किसी गुंडे बदमाश के, ज्यादातर ऐसा ही काम ये करेंगे। हाँ कुछ चले जाएंगे बीएसएफ में चले जाएंगे, कुछ उसमें चले जाएंगे, लेकिन खतरनाक स्थिति ये है कि ये जवान बच्चे जो ट्रेंड है हथियार चलाने में, अगर गलत हाथों में चले गए तो ये आग लग जाएगी देश में। पॉसिबिलिटी है सर। एक तरफ लग जाएगी देश सर, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमारा यंगस्टर जो है बंदूक ना उठाए। कश्मीर में यही स्टेटमेंट था उनका। और उसके बाद आप 25 साल के लड़के को वेपन पकड़ा करके और बाद में बाजार में छोड़ दे रहे हैं आप ट्रेंड करके। वो टेररिज्म आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आप नक्सलिज्म कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है आगे के लिए? और मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सर इतना बड़ा देश होने के बाद आज किसी भी, हम अमेरिका की बात करें सर, तो कितनी बड़ी इकोनॉमी वो डिफेंस के लिए, हम तो कहीं एक हिस्सा भी नहीं है सर। 2.3% ऑफ जीडीपी वी आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, हम अपना क्या दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को? आप रेलवेज को कितना 54% इन्वेस्ट कर देते हैं वहां पर सर, जहां से आप, और फिर भी आप कहते हैं रेलवे लॉस में है और देश सुरक्षित है आर्म फोर्सेस की वजह से, और आप इसका बजट काटना। और मुझे लगता है सर सुरक्षा तो देश की सबसे, विकास की जब हम बात करते हैं, विकसित होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा पैरामीटर है सर। और देश की सुरक्षा से ही इन्वेस्टमेंट है, देश की सुरक्षा से सब कुछ। इजराइल बहुत छोटा सा देश है और हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बाद भी वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की बदौलत इतना डेवलप नेशन है और जहां को खड़ा है आज। उसका एग्जिस्टेंस केवल आर्म फोर्सेस के चलते ही वहां पे है, वहां पर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं देखता हूँ कि जैसे ये 4 साल जो कर रहे हैं, ये टोटली मेरी समझ में नहीं आता। अगर 7 साल 8 साल 10 साल होता तो थोड़ी समझ की भी, कम से कम 10 साल सर। लेकिन इसके बाद इन बच्चों को क्या एमएच की सुविधा, एक सर्विसमैन की सुविधा ये मिलेगी? दूसरा, अगर ऐसा करना भी है तो ये 4 साल शुड बी इंक्रीज टू 7 साल या 10 साल, और इसके बाद इनको डायरेक्ट आर्मी से उठा के डायरेक्ट बीएसएफ एग्जैक्टली डायरेक्ट। सर मैंने यही पॉइंट है, कल हमारा डिस्कशन सर का यही था इसी बात को लेके कि भाई ये रिटन टेस्ट दोबारा नहीं देने जाएंगे, आप फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे आप इनकी सीटें रिजर्व रखिए, वहां पे यहां से रिलीज होते हैं और वहां जाके बाकायदे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सर क्वालिटी और स्किल्ड मैन पावर है। इस स्किल्ड मैन पावर को हम कहां भेजना चाह रहे हैं? सर देखिए जरूरत कहां, दिक्कत कहां आई है, गवर्नमेंट के साथ कहां पर गड़बड़ हो गई। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का डिसीजन हो गया, जबकि इस डिसीजन को लेने से पहले होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बनता था उनके रीसेटलमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो होम मिनिस्ट्री गवर्न कर रही है और उनको ये संभालना चाहिए था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस प्योरली होम मिनिस्ट्री संभालती है सर। उनको साथ में बैठना चाहिए था कि अगर आप एक कदम ले रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आप तो देश के अंदर हैं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि भाई इनको जो है हम आगे ले जाकर के कहां खड़ा करेंगे। और सर दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जब हम रोजगार और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग में खर्चा एक बड़ा पैरामीटर है। बिल्कुल सर। आज अगर ये ट्रेन कैंडिडेट्स निकलते हैं और इन्हें फिर से सिक्योरिटी पर्पजेज में लिया जाता है तो सर ट्रेनिंग का खर्चा बचा, आप वेल ट्रेंड लोग पा रहे हैं। सर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज में 6-7 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके अंदर CISF जिसका मुझे कोई रोल नहीं समझ में आता है, एक्सेप्ट एयरपोर्ट प्रोटेक्ट करना है, मेट्रो इंडस्ट्रीज है ना, इसके अलावा क्या काम है सर? ये लड़के अगर डायरेक्ट आप CISF खत्म कर दीजिए ना साहब, CISF का ट्रेनिंग सेंटर बंद हो जाएगा, वो खर्चा आपका खत्म हो गया, आपको ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है, आप डायरेक्ट जाकर के और ये लड़का वहां जाकर के एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाएगा, आराम से अच्छी ड्यूटी कर सकता है और आपके CISF वाले से तो अच्छी ड्यूटी करेगा क्योंकि उसको आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। नॉट ओनली दैट, स्टेट में जो पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर में है, थानों में है, वो बात अलग है, लेकिन जैसे यूपी में अपना PSA कैंप है,
आर्म्ड पुलिस है, बिहार की बीएमपी है, मध्य प्रदेश की एसएफ है जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, RAF, हाँ। है ना। तो उसमें इनको डायरेक्ट जॉब करो ना। हाँ, डायरेक्ट ला सकते हैं सर। डायरेक्ट अगर आज हम देखें सर तो नक्सल इश्यूज काफी बड़ा है देश के अंदर। सीआरपीएफ एक बड़ा रोल अदा करती है सर। क्या इनसे बड़ा फाइटर कोई हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इनसे जो है मजबूत फाइटर कोई हो सकता है? क्या पैरामिलिट्री उस लेवल पे ट्रेनिंग दे पा रही है सर जिस लेवल की ट्रेनिंग मिलिट्री देके उनको करेगी? आप यहाँ के लिए रिजर्व करिए। बट सर ये डायलॉग से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी इन रिटन सर। चीजें सोचा ही नहीं गया, इनकी तरफ से ऐसा सोचा नहीं गया। इन्होंने आकर के 4 साल सुना दिया बस, उसके बाद किसी से ना बात किया, ना किसी ने सुझाव दिया अभी तक। आपके पास RPF है, ट्रेन में सर जो गार्ड्स चलते हैं सर, ये कन्वर्ट हो सकते थे। अब वो ज़माना भी नहीं है कि भाई RPF का बहुत बड़ा काम है। आज की RPF क्या करती है आपको भी पता है, हमको भी पता है सर। ठीक है, आप इन बच्चों को वहाँ रीसेटलमेंट में ला सकते थे। पॉइंट यहाँ पर सर कुल मिला के ये है कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि उसे यंग फौज चाहिए, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस यंग फौज की भी सर एक ड्यूरेशन होती है एज की। एक इंसान की जो एलिजिबिलिटी है सर वो 40 to 45 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी है सर उसकी। वो एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है। हम आप अपनी एज का एग्जाम्पल ले सकते हैं सर। हमें 40-45 साल तक कोई दिक्कत नहीं, हम एक्टिव हैं पूरी तरह से सर, प्रोजेक्टेड है। बट उसके साथ साथ पेंशन की भी सिक्योरिटीज दी जाए बच्चों को, क्योंकि सर इसके बाद रिटायर होने के बाद हाँ अगर वो जॉब में चला जाता है तो पेंशन जैसी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बट अगर वो जॉब में नहीं जा रहा है तो आप पेंशन जैसी चीजों को जारी रखेंगे। ये एक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। आप यंग करिए, मुझे उससे एतराज नहीं। जॉब में क्यों नहीं जा रहा है सर? बहुत बड़े स्कोप है, अभी तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2-4 चीज़ों पे अभी गवर्नमेंट ने बात नहीं किया सर। एक, आप अगर CISF की जब हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, DSC एक ऐसा लूप होल है सर जिस पे बिल्कुल इनको रीसेटलमेंट दिया जा सकता है। आपके पास DSC में रिटायर्ड लोग जा रहे हैं जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, एक जगह पेंशन भी ले रहे हैं, एक जगह नौकरी भी हो रही है। आप उनको पेंशन तो ले रहे हैं, उनको घर पे बिठाइए। और ये जो नए ब्लड है इनको आप दीजिए, उनका भी DSC का क्या काम है? ऑर्डिनेंस डिपो की सुरक्षा करना। आप जाइए इनसे लीजिए वो सुरक्षा, ठीक है। और एक जो मसला सर बहुत बड़ा था इसके अंदर कि अभी तक फौज ने ये डिसाइड नहीं किया, ये मसला पिछले 5-6 सालों से बहुत ज्यादा उजागर था, सेवादार सिस्टम का क्या होगा फौज के अंदर। क्यों, क्या आप ये चाहते हैं कि सर 12 साल नौकरी करने के बाद कोई सेवादारी करेगा फौज के अंदर? आप कराते तो नए लड़के से हैं, जो आज रिक्रूट सेंटर से आया है उसको सेवादार भेज दिया आपने। अच्छा, वो अगर सेवादार जा रहा है तो फिर स्किल किसकी ढूंढेंगे आप 4 साल के अंदर? किसकी स्किल ढूंढने वाले आप 4 साल में? क्योंकि वो तो 4 साल सेवादारी कर रहा है। और सेवादारी मतलब सर वो सबसे ज्यादा खास होगा, और खास होगा सर तो प्रायोरिटी 25% में उसी की है। जाहिर बात है सर, आपके पास आपका हेल्पर है, किसी के पास भी हेल्पर है, वो आके खड़ा हो जाता है, छुट्टी जाना है साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है मैं बोल दूंगा। ये ऑन ग्राउंड बात करिए साहब, आप कागजी बात कर रही है सरकार। ये ऑन ग्राउंड इन्होंने सोचा ही नहीं आगे क्या होगा। आप देखिए ना कितनी बार ऐसा होता है, एक सेवादार, एक आफ्टर कर्नल साहब अगर वो जाते हैं ब्रिगेडियर या जनरल कार्डर में जा रहे हैं, अपने सेवादार को कैरी करते हैं वो साथ में, और जब वो कैरी करते हैं, जब वो वापस आता है सर प्रमोट होकर के आता है, उसके सारे कार्डर भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो प्रमोशन भी चल रहा है उसका कागजों में, है ना, और प्रमोशन भी मिल रहा है। सेवादार को कहां से प्रमोशन मिलता है सर? तो सच तो ये भी है, और ये भी देखना बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जी, 2-3 सुझाव पर्सनली हैं सर मेरे, जो मैं मान पा रहा हूं अभी तक। मुझे लगता है सर सबसे पहले जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, ये 17 to 23 एक पॉजिटिव वाइब है सर ये, बट मुझे लगता है सर किसी का भी रिटायरमेंट जो होना चाहिए, एटलीस्ट सर इनको 15 ईयर्स से बिलो तो नहीं जाना चाहिए, जो मेरा पर्सनली मानना है सर। पहली चीज़, 15 ईयर्स जॉब के बाद पेंशन सिक्योरिटी दीजिए। मुझे लगता है कि आपको हमने इसीलिए चुना है क्योंकि आप देश को बढ़ाएं, देश को काटे नहीं। और फौज हमारे देश की सबसे पहली प्रायोरिटी है सर, तो उनकी पेंशन, उनकी फैसिलिटीज कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हर भारतीय नागरिक की भी जिम्मेदारी है सर, और हमारे पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अहम, क्योंकि भारत माता की जब हम बात करते हैं, जो है राष्ट्र की जब बात करते हैं सर, तो बिना फौज के सब कुछ अधूरा है सर, बिना उसके नजर ही नहीं आता। पहली बार नहीं हो रहा है कि सर फौज में डिफेंस के लिए जो है पैसा काटने की कोशिश की जा रही है। आपके टाइम हो चुका है, पहले भी हो चुका है। इसमें फाइनेंस मैनेजर बनने की बात नहीं है, देश की सुरक्षा आप फाइनेंसिस को जोड़ रहे हैं फौज के साथ। एक चीज मेरा, जान की कीमत ना लगाई जाए तो ज्यादा अच्छा है सर, मुझे लगता है। एक सजेशन मेरा और है इसमें कि अगर इसको करना ही है आपको, तो थोड़ा सा ढंग से कीजिए। शॉर्ट सर्विस बनाते हैं तो 10 साल का बनाइए कम से कम। दूसरा, और ये 10 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन EME में, सिग्नल्स में, एयरफोर्स के टेक्निकल फील्ड्स में, नेवी के टेक्निकल फील्ड्स में मत लागू करें। दूसरा, आप लॉजिस्टिक में लागू कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल जॉब जहाँ पे है, अकाउंट्स ब्रांच वगैरह वहाँ लागू कर सकते हैं।
लेकिन टेक्निकल में तीनों सेना में लागू मत कीजिए, और बाकी फाइटिंग जो मेन फोर्सेज है उसमें 10 साल का लागू कीजिए, और 10 साल के बाद इनका ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होने चाहिए स्टेट्स की आर्म्ड पुलिस फोर्स में, जो पुलिस कैंप्स में उसमें जाने चाहिए, बीएसएफ में जाने चाहिए, सीआईएसएफ में जाने चाहिए, और आपका ये रेलवे का क्या है, आरपीएफ में जाना चाहिए। RPF और सर ये देश के लिए सबसे बड़ा फिना, अगर आप जो आज सुझाव दे रहे हैं सर, मैं पर्सनली इससे बड़ी सेविंग क्या हो सकती है सर? इज द बिगेस्ट सेविंग अगर आप इसको देखें जी। अभी एक और चीज देखिए सर, कि पहली बात, अगर सरकार को एज में शॉर्टेज लाना था, थोड़ा बहुत एज की आपको यंग ब्लड चाहिए, तो वो सिर्फ फाइटिंग फोर्सेज में चाहिए सर, आर्टिलरी में चाहिए, इन्फेंट्री में चाहिए, आर्मड में चाहिए, ईएमई में नहीं चाहिए साहब आपको। अब आप वहाँ एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है, वहाँ 4 साल का लड़का किताब खोल के पढ़ करके गाड़ी ठीक करेगा, या एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आकर के अपने तजुर्बे से गाड़ी ठीक करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं, एक चीज और है, जो जहाँ तक पेंशन की बात है कि भाई पेंशन से, फौज की पेंशन से ज़्यादातर चीड़ जो अभी तक मैंने सुना है, मैंने अभी तक जो देखा है, आईएएस अफसर्स को सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आईएएस अफसर्स को है। अभी टीवी पे उस दिन मैं सुन रहा था, जस्ट आई थिंक 15-20 दिन हुए होंगे, प्रकाश सिंह बादल जो कई बार एमएलए बन चुके हैं, 6,60,000 के करीब उनको पेंशन मिलती है। यानी जितनी बार आप एमएलए बनते हैं, जितनी बार एमपी बनते हैं, आपकी पेंशन होती है। आप बनते हैं 5 साल के लिए, लेकिन आपकी पेंशन होती है जिंदगी भर, जिंदगी भर मरते दम तो सर उनके बाद भी है सर, उनके वार्ड्स को भी मिलती रहती है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा देखना चाहिए कि सारी सेना की पेंशन और ये विधायक लोगों की पेंशन देश में जोड़ के देखना चाहिए कि किसकी ज्यादा पड़ रही है। सर आप एक चीज भूल रहे हैं, देखिए सर, इसके अंदर ये वही हिंदुस्तान है जिसने सैम मानिक शाह का 1 करोड़ रुपए नहीं दिया था, उनकी पेंशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिलाई थी व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। पॉलिटिशियन की पेंशन अभी तक रुकी कभी भी नहीं है, और आपने उल्टा पॉलिटिशियन की आप एक जगह पेंशन बढ़ा रहे हो, आकर के सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हो, फौज को कहते हो कि आपकी सैलरी भी काटेंगे, पेंशन भी खत्म करेंगे आपकी, और एज से भी आप जाओगे। तो एनीवे हमारे विचार से ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है, हाँ, एज बढ़ा दी ही, जो बच्चे मैंने एग्जाम दे के बैठे हैं उनका जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर जारी किया जाए, और दूसरा, और थोड़ा एज बढ़ा दिया, भले इस बार के लिए एज बढ़ा दिया, दैट्स फाइन, ओके, होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी सुसाइड हो जाएंगी सर। एक दूसरा चिंता है सर, ये बहुत इस बड़ी खतरे को ध्यान में रखें प्लीज, कि कहीं ये जी का जंजाल न बन जाए। बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। सबसे बड़ी बात कि जब आप खतरों से घिरे हैं, जय you have बात। to dig up your heels, सर। तो आप नए नए प्रयोग मत कीजिए उस वक्त, नहीं करना चाहिए। और ये जब मामला स्टार्ट हुआ था तो आई रिमेम्बर मेरे रिटायर होते होते 2008 में ये चर्चा चली थी कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि 10 साल के लिए लोग भर्ती किए जाएंगे सेना में सर, और 10 साल से घटते घटते फाइनली ये बॉम्ब आया तो 4 साल के लिए आया, जिसमें इफेक्टिव सर्विस केवल 2.5 साल या 2 साल की रहेगी, और फाइनली इनको गोली चलाना सिखा करके आप दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 40% चांस तो यही है। उनके ऊपर केस ना चलाएं फिर तो सरकार वो भी सही है। आप देखिए सर, इसमें एक और चीज जो हम ऐड कर सकते हैं, रिफॉर्मेशन जरूरी है, ये बिल्कुल यंगस्टर्स को भी समझना चाहिए। कोई भी चीज ना या हाँ में नहीं चलेगी, रास्ता बीच का चुना जाएगा, और आप अपने अच्छे सुझाव दीजिए। ये 4 साल वाला नहीं, कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल चाहिए सर। अब देखिए सर, होता क्या है कि रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपने इसका भुगतान भुगता है इंडिया ने। कारगिल वॉर के अंदर कोऑर्डिनेशन वीक था, इसलिए वो 1 महीने की लड़ाई, आप देखिए 3 मई को वो लड़ाई शुरू होती है और 26 जुलाई को ख़त्म होती है, बट उस 3 मई से लेके 8 जून तक इंडिया अनआइडेंटिफाइड एनिमी से लड़ रहा था। हमको पता ही नहीं था हमारा दुश्मन कौन है। 8 सही महीने में वो लड़ाई 9 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हुई है, जब कोऑर्डिनेशन आपने बनाना शुरू किया है। ऑपरेशन सफेद सागर तो 1 जुलाई के आसपास शुरू किया गया सर, है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में, और आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो लड़ाई जीत जाते हैं। वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये जायज़ बात है, मान लिया, मगर जो आपने प्लान किया आज की डेट में, ये मॉडल कहाँ से उठा करके लाए हैं सर? ये मॉडल लेकर के आए हैं चाइना, PLA से। आपको अगर किसी दूसरे आर्मी को, क्या आप दोबारा से वही संविधान लिखने जा रहे हैं भारत का? क्योंकि आपने संविधान भी अपना नहीं लिखा है। हम भी बेसिकली इंडियंस आर नॉट मेड फॉर मेकिंग समथिंग ऑन आवर ओन, वी आर ओनली हियर टू कॉपी समथिंग। आपने अपना संविधान भी कहीं से बाहर से लेकर के आए थे, आप अपने सारे सिस्टम बाहर से लेकर के आते हैं, अपना खुद का कुछ क्यों नहीं बनाते हैं?
ठीक है हमारी नीड के हिसाब से। सर, पीएलए को आप फॉलो करने जा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन और अपनी पॉलिटिकल सिचुएशंस को आपने कंपेयर किया कभी ऑन ग्राउंड? हमारे यहाँ एक लड़का अगर फौज में जाता है तो उसका पूरा परिवार उससे चलता है ग्रामीण क्षेत्र में, और इससे अनजान कोई नहीं है सर। जनरल साहब से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के हर किसी को पता है, क्योंकि डेड बॉडी हर गांव में आती है, आपको भी अच्छे से पता है सर। ठीक है, उस चीज पर ध्यान क्यों नहीं देते ये लोग? और दूसरी चीज सर, अगर आपको करना है, सबसे बड़ा जो मसला आएगा, इन्फेंट्री में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, आर्टिलरी में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्लोज कॉम्बैट, आप जितने भी जनरल साहब उठा करके देखिए साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इन्फेंट्री बैकग्राउंड, इन्फेंट्री वाले ही सबसे ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं सर। उनको अच्छे से पता है क्लोज कॉम्बैट क्या होता है। जब आपकी गोली मैं अपने सीने पे लेने के लिए तैयार खड़ा हूं, वो है इन्फेंट्री, और आप वो इन्फेंट्री 4 साल के लिए चुनने जा रहे हैं। 4 साल के लिए कोई किसी के लिए गोली नहीं खाएगा साहब, अपनी फौज खराब कर लेंगे आप। राइट, कोई किसी के लिए मरने नहीं जा रहा। और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट को इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। और असंतोष है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है जनता से बनती है, लोगों से बनती है, और जनता के हित में जो ना हो, मुझे लगता है कि हम एक परिवार हैं देश, और परिवार में ही किसी भी निर्णय से कोई दुखी हो तो मुखिया को हमेशा सही सोचना चाहिए और उसकी बात को सुन करके वो डिसीजन लेना चाहिए जो कि सबके हित में हो। और मुझे लगता है इसी को खुशहाली का नाम कहते हैं। और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली बीइंग अ होम मिनिस्टर, बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब बातों को गंभीरता से लिया जाए और इस पर बेहतर किया जाए। हिंदुस्तान आपकी एक स्टेटमेंट पे चलता है, सबका साथ सबका विकास। वो एक बात है जिसने बांध रखा है पूरे हिंदुस्तान को, और खास करके यंगस्टर्स को। अगर आपका यंगस्टर ही बिखर रहा है आज, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं उसको? आप रिफॉर्मेशन चाहते हैं, बिल्कुल करें आप, मगर उसका रास्ता सही चुने सर, भटकाएं ना। पैसा बचाने का एक रास्ता मेरे दिमाग में आ रहा है जी, कि जब 15 साल किसी विधायक को हो जाए या एमपी को, तब उसकी पेंशन स्टार्ट कीजिए। यानी 3 बार जब वो बनता है और फुल टर्म रहता है 3 बार, तब उसकी पेंशन स्टार्ट कीजिए, और एक ही पेंशन रहेगी, भले वो 10 बार बने। आप मगर नहीं सर, एक बात बताइए, क्यों पेंशन दी जाए? आपने रेलवेज में खत्म कर दी। एक इंसान 40 साल 30-35 साल अपनी जिंदगी के खपा देता है रेलवे के इंजन चलाते चलाते, रेलगाड़ी चलाते चलाते, गर्मी में परेशान होते होते, उसकी आप पेंशन रोक दे रहे हो। और पॉलिटिशियन जो 5 साल के लिए, वो सिलेक्टेड भी नहीं है, वो इलेक्टेड है, पहले तो ये समझिए साहब। ठीक है, और अगर आप ये सब इस तरीके से करते हैं। दूसरा मेरा एक अनुरोध बच्चों से भी है इसमें सर, कि आप सब फौजी बनने जा रहे हैं, और पहली बात ये ध्यान रखिए कि फौज का अपना कोई घर नहीं होता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सिविलियंस ने बांध रखा है, या बाहर का बंटवारा है, ये सिविल पॉलिटिशियंस का बंटवारा है। फौज किसी को नहीं बांटती है, फौज का सिर्फ एक घर होता है, हिंदुस्तान। ठीक है, और बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिए इस बात को, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अपने घर में कोई आग नहीं लगाता है। ठीक है, अगर आप वाकई फौजी बनना चाहते हैं, अगर आप दिल से फौज में जाना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिशियंस के बहकावे में आते हैं, विद्रोह करने के लिए आमादा हैं, उसके तरीके बदल दीजिए। आप अपनी बात शांति से रखिए, अपने घर में आग ना लगाइए, अपने घर में तोड़फोड़ ना करिए, ये आपका घर है, सुरक्षित रखिए। और गवर्नमेंट ने सर कम्युनिकेशन के रास्ते भी खोले। अच्छा, दूसरा सर, अगर आपके अंदर, ये फौज के अंदर हुआ है आज तक, फौज में कोर्ट मार्शल केसेस भी कोर्ट से जीत करके आए हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिले हैं। कमीशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमीशन में सेलेक्ट हुए और सिलेक्शन बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, उसके बाद वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाए, केस लड़े हैं और वो जा करके जीत गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए, फौज ने नहीं रिलीज किया, वो केस लड़ करके आईएएस भी बन गए। तो सर हर जगह रास्ता है। फौज हारी है कोर्ट में, मजे की बात यह है कि ज्यादातर केस फौज हारती है कोर्ट में जाकर के, कोर्ट में हमेशा फौज हारती है। आप जाइए कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए, न्यायपालिका है आपके लिए, मगर अपने घर में आग मत लगाओ। ये आपका घर हिंदुस्तान है सिर्फ। और फाइनली यही करें, हम सब बिल्कुल पूरी तरह से साथ है आपको, इस बात को मजबूती से समझें। बस सिंपल सा एड्रेस है, बिल्कुल यंग होनी चाहिए फौज, बट इसकी एज बिल्कुल 4 साल नहीं हो सकती है। इसको मैं कहीं से भी नकारता हूं पूरी तरह से, ये गलत है। और मुझे लगता है कि फौज इन्वेस्टमेंट की जगह है, क्योंकि मुझे लगता है जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज जान की कीमत लग रही है इस देश में, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर सारा बचत फौज को छोड़ करके और डिपार्टमेंट से जहां बचत पे ध्यान लगाया जाए और देश का विकास किया जाए, और मुझे लगता है एक छोटी सी छोटी कंपनी भी इस देश में अगर चलती है तो बहुत बड़ा देश है। तो कंपनी भी सोचती है कि एम्प्लॉय को नहीं हटाना है, बल्कि अपनी इनकम बढ़ाना है, क्योंकि एम्प्लॉय हटाना
उनको कम करना, उनके पैसे की कटिंग करना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंकिंग एक्चुअली। बट मुझे लगता है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की सोच, एक अच्छे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी सोच ये होनी चाहिए कि हमें अपने लोगों को कट नहीं करना है, उन्हें हमें बढ़ाना है। तो आप रिसोर्सेस लाइए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, उन्हें और काम दीजिए, जिससे कि आपको लगता है कि आप अपनी फिनेंशियल चीज़ों को और मजबूत कर सकते हैं। आप उन्हें रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करिए। आप क्यों उनको भार की तरह ले रहे हैं? ये आपके लिए एसेट है, ये आपके लिए लायबिलिटीज़ नहीं है। और ये आपके लिए एसेट नहीं है, पूरे देश के लिए एसेट है, देश के हर व्यक्ति के लिए एसेट है। ये महसूस करना होगा और ये एहसास होगा तो चीज़ें बेहतर होगी। आशा करता हूँ कि बहुत सारी बातें जो हैं सुझाव के तौर पे गई, आपको सेशन में चीज़ें समझ में आई होगी, हमने क्या बात रखना चाहते हैं और क्या हम कहना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य है हर मंच से अपने सुझाव को पहुँचाना। तो सबसे निवेदन यही है कि हर मंच पे, हर जगह से सही सुझाव पहुँचाए जाएँ। केवल विरोध वर्ड कह देने से नहीं काम चलेगा, सजेशंस भी बहुत ज़रूरी है। और मैं लकली कह सकता हूँ कि आज जितने सजेशंस गए हैं सर, ये बेहतर हैं, ये सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और जल्दी कुछ बेहतर स्वरूप इसका निकलेगा। बाय द वे, हम सब पूरी तरह से आपके साथ हैं। ये सेशंस और हमारी लड़ाई और जंग और कहीं ना कहीं सही के प्रति जो सोच और विचार हैं वो जारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।